हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग मैथ्स क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं और नंबर सिस्टम हमारा टॉपिक चल रहा है। नंबर सिस्टम में नंबर्स यानी कि संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो कैलकुलेशन की दृष्टि से और एग्जाम में आने वाले एक क्वेश्चन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो, कैलकुलेशन की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। हम पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल्स यानी भाजकता के नियम। जैसे मान लो आपकी कैलकुलेशन जब आप कर रहे होते हो तो कई बार चीज़ें इस तरीके से आती हैं कि हमें पता नहीं चलता कि ये ऊपर वाला नंबर है, ये नीचे वाला नंबर है, किस संख्या से काटा जा सकता है, किस संख्या से नहीं कटेगा, इस तरीके से, है ना। तो उन सब चीज़ों को हम लोग सीखने वाले हैं। बारी बारी से हम चीज़ों को पढ़ेंगे। जो चीज़ें एक जैसी हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, उनको एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। उस हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे। जो सीक्वेंस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो एक अच्छा सा सीक्वेंस होगा, उससे आपको चीज़ें थोड़ी जल्दी याद होंगी। तो इस वजह से आप सब भाई बढ़िया तरीके से ध्यान दोगे बोर्ड पे और आराम से समझोगे चीज़ों को, ठीक है। देखो, डिविजिबिलिटी रूल यानी भाजकता के नियम, इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी नंबर्स अपने पास होते हैं, जैसे मान लो कौन सी संख्या 2 से कट सकती है, कौन सी संख्या 3 से, कौन सी संख्या 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, किस संख्या में किस संख्या का भाग जा सकता है, इस चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका हम सीख रहे हैं कि हमें डायरेक्ट पता लग जाए। एक तो ये बात। दूसरी बात, इससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है भाई। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले हमारे पास अगर हम शुरुआत करें तो एक की बात करते हैं। एक का कोई भाजकता का नियम नहीं होता है, क्योंकि एक का भाग सभी संख्याओं में जाता है। इसके बाद नंबर किसका आता है, तो आप कहोगे सर 2 का आता है। तो हम शुरुआत कहां से करेंगे, 2 से करेंगे, ठीक है भाई। तो हम शुरुआत कर रहे हैं मेरे भाई 2 से, कि भाई 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, 2 का नियम वो क्या होता है, ठीक है भाई। 2 का नियम क्या होता है, कैसे हमें पता लगे कि किस संख्या में 2 का भाग चला जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान दो, कोई भी संख्या है, आप संख्या का लास्ट का डिजिट देख लो, संख्या का लास्ट का डिजिट यानी कि अंतिम अंक देख लो। अगर अंतिम अंक में 2 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भाग जाएगा। या जो मैं आपको बताने वाला हूं ध्यान से समझो, या किसी भी संख्या का जो लास्ट डिजिट है वो एक इवन नंबर होना चाहिए, यानी कि जो अंतिम अंक है वो एक सम संख्या होनी चाहिए। किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट एक इवन नंबर होना चाहिए, या हम लोग कह सकते हैं कि जो अंतिम अंक है वो एक सम संख्या होनी चाहिए। जैसे लास्ट में 2 आ जाए, किसी संख्या के लास्ट में 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, या किसी संख्या के लास्ट में 0 भी आ जाए। क्योंकि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 आ जाता है तो वो भी सम बन जाता है। तो किसी संख्या के अंत में अगर 2, 4, 6, 8 या 0 है तो उसमें 2 का भाग जाता है। ये अगर नहीं है तो उसमें 2 का भाग नहीं जाता है। जैसे मेरी बात सुनो आप लोग, मान लो आपने लिखा एक नंबर 237, क्या इसमें 2 का भाग चला जाएगा? आप कहोगे सर नहीं जाएगा, क्योंकि 7 में नहीं जा रहा। आप अंतिम अंक देख के ये बता सकते हो 7 में भाग नहीं जा रहा है तो संख्या में भी नहीं जाएगा। बात सुनो, अगर मैं यहाँ पे लास्ट में 6 लिख दूं तो बताओ इसमें 2 का भाग चला जाएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल चला जाएगा। यार 6 में भाग जा रहा है। तो डिपेंड क्या करता है, अंतिम अंक, लास्ट वाला डिजिट, ठीक है। मैं आपको थ्योरी के साथ ये चीज समझाता हूं, आप बड़े ध्यान से समझना। जैसे मान लो एक नंबर है हमारे पास 16, इसमें हमें 2 का भाग देना है। आप सब भाई जानते हो 16 को लिखा जा सकता है 10 + 6 लिखा जा सकता है। आप सब भाई ये भी जानते हो कि 10 में 2 का भाग चला जाता है। मैं इसको अलग अलग करके लिख सकता हूं। कभी भी आपके पास इस प्रकार का डाटा आ जाए, मान लो मैंने कहा 5 + 7 भाग में 11 है, आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हो। जैसे 5 के भी भाग में 11 है, 7 के भी भाग में 11 है, ऐसा लिख सकते हो। इसी प्रकार मैं इसको भी लिख सकता हूं, जैसे मेरे भाई 10 के बटे में भी 2 है, यहां पे मैं लिख सकता हूं 6 के बटे में भी 2 है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। आप मुझे बताओ 10 में तो 2 का भाग चला ही जाएगा, तो केवल 6 में पता करना है अब 6 में जा रहा है या नहीं जा रहा। अब एक बात छोटी सी आप समझो, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि यार 12 में 4 का भाग जाता है, अगर मैं आपसे कहूं 12 में 4 का भाग जाता है, तो 12 का कोई भी गुणांक, गुणांक मैंने समझा दिया है आपको जो 12 के पहाड़े में आते हैं। जैसे 12 का मैंने कोई गुणांक लिया, 12 तिया 36, क्या 36 में भी 4 का जाएगा? क्या आप कहोगे सर जाएगा। अगर 12 में 4 का जा रहा है ना, तो 12 के किसी भी गुणांक में भी जाएगा। जैसे मान लो मैंने कह दिया यार 24 में ना 6 का जाता है, तो 24 का कोई गुणांक ले लो, 24 चौके 96 होता है, क्या 96 में 6 का जाएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट है, जाएगा। सिंपल सी बात है, बताओ समझ में आ रही है ये बात।
तो एक बात मुझे बताओ, अगर 10 में 2 का भाग जाएगा तो 10 के किसी भी गुणांक में जाएगा ना, जैसे 20 में, 30 में, 40 में, 50 में, 60 में, 10 के किसी भी गुणांक में जाएगा। मैं आपको ये लॉजिक बता रहा हूँ, याद रखने के लिए तो ये काफ़ी है, बट मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि ये आया कहाँ से है। तो प्लीज़ आप उस चीज़ को समझने का प्रयास करना। मान लो दोस्त मैंने एक नंबर लिख दिया, मान लो मैंने एक नंबर लिख दिया 134। मैं आपसे कहता हूँ बताओ इसमें 2 का भाग जाएगा क्या? आप इसको लिख सकते हो, देखो 130 + 4, ये लिख सकते हो। अब देखो ये 130 10 का गुणांक है या नहीं है बताओ? 10 × 13 है, 10 का गुणांक है, तो 130 में तो भाग जाएगा ही जाएगा। केवल किस में चेक करना है? 4 में। तो ध्यान दो, ये जो 134 है ना, मैं कह दूंगा यार शुरुआत का ये जो 13 है ना, इसमें तो जाएगा ही जाएगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर 2 का भाग 13 में कहाँ जाता है? तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं, ये 13 नहीं है, ये 130 है। ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक और ये सैकड़े का अंक, इसके बारे में आप समझ लो, ठीक है? ये हमारे बहुत काम आने वाली बात है और आप ध्यान से समझोगे। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई संख्या है, उस संख्या का इकाई का अंक आप लोगों को दे रखा है, यूनिट डिजिट आप लोगों को दे रखा है। इकाई का अंक मान लो आपको दे रखा है y, ठीक है? कोई भी संख्या है, इकाई का अंक दे रखा है y। मैंने कहा यार इसका दहाई का अंक आपको दे रखा है, दहाई का अंक क्या दे रखा है? x, टेंस प्लेस डिजिट, दहाई का अंक क्या दे रखा है? x। मैं कहता हूं यार संख्या बताओ क्या होगी, संख्या बताओ क्या होगी। ठीक है मेरे भाई, आपको संख्या बतानी है, ऐसा मत कह देना एक्स वाई, गलत हो जाएगा। मेरी बात सुनो, जैसे अपने पास कोई नंबर है 23 है मान लो, पता है 23 कैसे बनता है? ये इकाई का अंक है, ये 1 से गुणा होता है, 1 से गुणा कर दिया। ये दहाई का अंक है, ये 10 से गुणा होता है, 10 से गुणा कर दिया, बीच में प्लस लगा दो। 2 × 10 20 होता है, 3 × 1 3 होता है, 20 और 3 कितना हो जाता है? 23 हो जाता है। समझ में आया? 20 और 3 कितना हो जाता है? 23 हो जाता है। क्लियर है कि बात नहीं है बताओ? तो ऐसे ये 23 बना। इसी प्रकार जैसे मान लो अपने पास कोई 3 अंकों का नंबर है, जैसे मैंने कह दिया आपके पास है 567, इकाई का अंक है 1 से गुणा हुआ, दहाई का अंक है 10 से गुणा हुआ, सैकड़े का अंक है 100 से गुणा हुआ, बीच में क्या लगा दो? प्लस लगा दो। ठीक मेरे भाई, ये आ जाएगा देखो 500 प्लस ये आ जाएगा 60 प्लस ये आ जाएगा 7, 560 और 7, क्या ये 567 हो जाएगा? बताओ 567 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सहमत है सब भाई? ये हमारे पास आ जाएगा। इसी प्रकार मैं आपको बताने वाला हूं मेरे भाई, सुनो, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक y है तो ये y 1 से गुणा होगा, दहाई का अंक x है तो ये 10 से गुणा होगा और बीच में प्लस लग जाएगा, यानी जो हमारी संख्या आएगी ना मेरे भाइयों, वो 10x + y आएगी। ये 2 अंकों की संख्या है। इसी प्रकार अगर मान लो आपको भविष्य में माननी पड़े 3 अंकों की संख्या, जैसे मैंने कहा 3 अंकों की संख्या, कभी आपको माननी पड़े 3 अंकों की संख्या, तो सुनो, जो सैकड़े का इकाई दहाई सैकड़ा आएगा, यूनिट डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट, 100th प्लेस डिजिट, इकाई का अंक 1 से, दहाई का अंक 10 से, सैकड़े का अंक 100 से। जैसे मान लो सैकड़े का अंक 100 से हो गया, दहाई का अंक 10 से हो गया और इकाई का अंक 1 से हो गया, तो 3 अंकों की संख्या इस तरीके से मानी जाती है। इकाई का अंक 1 से गुणा हो गया, दहाई का अंक 10 से हो गया, सैकड़े का अंक 100 से हो गया। जैसे मान लो मैंने अभी लिखा था 134, मैंने कहा 2 का भाग दो, तो मेरे भाई ध्यान दो, ये 130 है, 13 नहीं है ये 130 है, 130 और 4 तभी तो 134 होता है। तो मैं कहूंगा 2 का भाग 130 में तो चला ही जाएगा, 4 में चेक करना है। तो देखो आपको फिलहाल ये याद रखना है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये आपको अभी समझ में आ जाएगा, ये चीज मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको। फिलहाल आपको याद रखना है कि किसी भी संख्या में अगर आप 2 का भाग दे रहे हो ना बच्चे, तो आपको उस संख्या का अंतिम अंक देखना है, लास्ट डिजिट देखना है। अगर लास्ट डिजिट में 2 का भाग जाता है ना, तो पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा, और अगर लास्ट डिजिट में 2 का नहीं जाता तो संख्या में भी नहीं जाता। अब सुनो, जैसा 2 का नियम है ना, इससे रिलेटेड कुछ एक जैसे हैं, उनको एक साथ पढ़ते हैं। जैसे 4 का रूल अगर मैं आपको बताऊं, 4 का नियम क्या है, तो देखो 2 में तो क्या सीखा था, अंतिम अंक में 2 का भाग जाना चाहिए। 4 में हम याद रखेंगे अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक, और इसमें भाग जाना चाहिए किसका मेरे भाई? 4 का। आप 4 की बात कर रहे हो, 4 का भाग जाना चाहिए। लास्ट 2 डिजिट, जैसे समझो, मान लो मैंने कह दिया आपके पास है 1234 है, क्या इसमें 4 का भाग जा रहा है?
आप 34 में दे के देखो, आप 1234 में मत दे के देखो, आप केवल अंतिम दो अंकों में भाग दे के देखो, क्या 34 में 4 का भाग जा रहा है क्या? आप कहोगे सर 4 8 32 होता है, 2 बच जाएगा, नहीं जाएगा। या एक मुझे बात बताओ, देखो सिंपल सी बात है, मैं एक छोटा नंबर लिखता हूँ, मैंने लिख दिया 132 है, मैं 4 का भाग चेक कर रहा हूँ, मुझे बताओ 132 क्या होता है? आप कह दोगे सर 100 + 32 लिखा जा सकता है, और मैं 4 का भाग दे रहा हूँ। जैसे 2 का भाग 10 में जाता था, ऐसे ही 4 का भाग 100 में चला जाता है। 100 में तो जाएगा ही, केवल किस में चेक करना पड़ेगा? 32 में। अब मेरी बात सुनो, अगर 100 में जाएगा तो 100 के गुणांकों में भी जाएगा, जैसे 200 में जाएगा, 300 में जाएगा, 400 में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? अब मान लो दोस्त मैंने एक नंबर लिख दिया 1234, अब आप मुझे बताओ ये नंबर एक्चुअल में है क्या? ये नंबर है 1200 प्लस में 34, यही तो नंबर है, ये 1234 है। एक्चुअल में ये होता क्या है? 1200 और प्लस में 34 होता है। ठीक है भाई, अब एक बात आप समझो जरा, ये 100 का गुणांक है या नहीं है? ये 100 का गुणांक है या नहीं है? आप कहोगे सर बिल्कुल ये 100 का गुणांक है, 1200 है, 12 गुणा 100 है, तो इसमें तो भाग जाएगा ही जाएगा, केवल 34 में चेक कर लो। तो सुनो, ये 1234 है, मैंने कहा यार 1200 में जाएगा, मुझे केवल 34 में चेक करना है। तो नियम याद रखो कि जब भी 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमें लगाना हो तो हमें क्या करना है? अंतिम के 2 अंकों में ही 4 का भाग देना है। अगर अंतिम के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाता है। क्लियर हो गई बात भाई? जैसे मान लो आपके पास कोई बड़ा नंबर आ गया 12,550, मान लो ये आ गया, आपको चेक करना है 4 का भाग, तो केवल 50 में भाग दो आप। क्या 50 में 4 का भाग जाता है? आप कहेंगे सर नहीं जाता है। भाई 12 चौके 48 होता है, 48 तक तो जाता है, लेकिन 50 में तो नहीं जाता ना भाई। तो 50 में 4 का भाग नहीं जाएगा, मतलब संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। क्लियर सी बात है? ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। जैसे 4 का नियम हो गया, ऐसे ही नियम किसका हो गया? 8 का। 8 का नियम, ठीक है भाई, 8 का नियम। भाई सीक्वेंस याद रखोगे, मेरी बात सुनना, 2 में अंतिम अंक में 2 का भाग देना है, 4 में अंतिम के 2 अंक में 4 का भाग देना है। तो बताओ 8 में क्या हो जाएगा? अंतिम के 3 अंक में भाग किसका देना होगा? 8 का देना होगा। अंतिम के 3 अंकों में भाग किसका देना होगा? 8 का। ये भी उसी नियम पे काम करता है। जैसे मान लो आपने एक नंबर लिख दिया 1536, मैंने कहा यार 8 का भाग दे के देखो, इसको लिखा जा सकता है 1000 + 536। 8 का भाग दो, 1000 में चला जाता है, 1000 में जाएगा तो 1000 के हर एक गुणांक में भी जाएगा, तो चेक तो 536 में ही करना पड़ेगा ना बस, यानी अंतिम 3 अंकों में करना पड़ेगा। अब मान लो कोई बड़ा नंबर लिख, तो आप लिख दो 1,24,634 आपने लिखा, आपको 8 का भाग देना है। तो सुनो, ये 1,24,000 है, 1000 का गुणांक है ना, 1,24,000, तो 1000 का गुणांक हो गया, तो इसमें तो चेक ही नहीं करना। चेक किस में करना है? 634 में करना है केवल, तो अंतिम के 3 अंकों में चेक करना होता है। तो 8 का हमारा डिविजिबिलिटी रूल होता है दोस्तों कि अंतिम के 3 अंकों में आप चेक कर लीजिए, अगर अंतिम के 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में जाएगा, अगर अंतिम के 3 अंकों में नहीं जा रहा तो संख्या में भी नहीं जाएगा। मैं आपको लॉजिक के साथ समझा रहा हूँ, बाकी आपको याद तो ये रखना है। इसका और डबल करो, 8 का डबल होता है 16, 16 का डिविजिबिलिटी रूल भी हम यहाँ से सीख सकते हैं। 16 का नियम मेरे भाई क्या होगा? सुनो, 16 का नियम हो जाएगा कि जो अंतिम के 4 अंक होते हैं, किसी भी संख्या के अंतिम के 4 अंक होते हैं, अंतिम 4 अंकों में आप 16 का भाग दे के देख लो। अगर अंतिम 4 अंकों में 16 का भाग, देखो मेरी बात सुनो, जैसे 2 का 10 में जा रहा था, अंतिम 1 अंक चेक किया, 4 का 100 में जा रहा है, अंतिम 2 अंक चेक किए, 8 का 1000 में जा रहा है, अंतिम 3 अंक चेक किए, 16 का 10,000 में जाता है, अंतिम 4 अंक चेक करने पड़ेंगे कम से कम। 16 का भाग या तो पूरी संख्या में दे लो या अंतिम के 4 अंकों में दे लो, एक ही बात है। या तो आप अंतिम के 4 अंकों में दे लो या पूरी संख्या में दे लो, एक ही बात है। जैसे सुनो, मान लो मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं, हमारे पास एक नंबर है 16,748, इसमें मुझे 16 का भाग देना है। मैंने कहा शेष बताओ क्या बचेगा? आपने कहा 16 कम 16, बचा 0, उतार लिया 7, भाग नहीं जा रहा तो यहाँ 0 लगाओ, एक नंबर अगला उतार लिया 4। देखो 16 चौके 64 होता है, घटा दिया 10 बच गया।
अगला नंबर उतार लो 8। देखो भाई 16 छिक्की 96 होता है, 96 और चला जाएगा, शेष कितना बचेगा मेरे भाई? 8 और 4 12, 12 शेष आ गया। या मैं कह रहा हूं अंतिम के 4 अंकों में दे लो ना, 6748 है, आप इसी में 16 का भाग दो बस, तो 16 चौके 64, 3 बच गया, 4 उतार लिया, 16 दूनी 32, 2 बच गया, आगे 8 उतार लिया, 16 एकम 16 माइनस तो बच कितना गया? 12 बच गया, ये भी 12 ये भी 12। तो प्यारे भाई मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं ये कह रहा हूं या तो पूरी संख्या में भाग दे लो, या तो आप पूरी संख्या में भाग दे लो, या फिर अंतिम के 4 अंकों में भाग दे लो, एक ही बात होती है। तो आगे से हम याद रखेंगे कि हमें अंतिम के 4 अंकों में ही भाग देना है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो हमारे पास आ जाता है इसी का डबल 32 का डिविजिबिलिटी रूल। हालांकि हमसे एग्जाम में जो डाटा पूछा जाता है वो 16 से ज़्यादा नहीं आता है, बट फिर भी हमारे पास अगर कुछ भी आ जाए तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। 32 भी आ गया तो याद रखना, सीक्वेंस याद रखना है। 32 में हम चेक करेंगे अंतिम के 5 अंक, अंतिम के 5 अंकों में अगर 32 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 32 का भाग जाएगा। अगर अंतिम के 5 अंकों में नहीं जा रहा है तो 32 का भाग संख्या में भी नहीं जाएगा। ठीक है, मैंने एक जैसा सीक्वेंस आपको समझाया है, बहुत आसान सी ये बात है, अभी याद करने की कोशिश करोगे मेरे साथ साथ। देखो पहली बात हम करें 2 4 8 16 और 32, 5 भाजकता के नियमों की हम बात कर रहे हैं। 2 4 8 16 और 32। ठीक है भाई, एक काम करना है, 2 का नियम चेक करना है, अंतिम अंक में 2 का भाग देना है। 4 का नियम चेक करना है, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देना है। देखो जिसका नियम चेक करना है भाग उसी का देना है, ये ध्यान रखना। जैसे 8 का नियम चेक करना है, भाग तो 8 का ही देना है, लेकिन सीक्वेंस पे आओ, 2 में अंतिम 1, 4 में अंतिम 2, 8 में अंतिम 3, 16 में अंतिम 4 और 32 में अंतिम 5, 64 में अंतिम 6। हालांकि हमें 64 की चलो जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी एक बात जो मैं आपको बता रहा हूं आप उसे समझने का प्रयास करें। क्लियर है कि नहीं बताओ? यहां तक आपके बात जो मैंने समझाई है आपको, ये क्लियर है या नहीं है? समझ में आया? तो देखो मैं आपको बताता हूं, देखो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जो इनसे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, है ना। देखो मैं थोड़ा समझाते चलता हूं, साथ के साथ क्वेश्चन हम करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस हम करेंगे, वो बाद की बात है। फिलहाल जैसे इनका यूज हम कैसे कर सकते हैं इस बात को आप समझने का प्रयास करना। जैसे भाई मैंने एक सवाल लिखा, मैंने कहा यार कोई नंबर है, एक संख्या आप लोगों को दे रखी है, संख्या है 64287x5, ये दे रखा है या फिर यहाँ पे x6 लिख दिया मैंने। ठीक है भाई, आपसे कहा संख्या 4 से विभाजित है, ये जो नंबर आपको दिया हुआ है ये नंबर किससे विभाजित है? 4 से विभाजित है। तो x का ये जो x हमारा है यहाँ पे, ध्यान से सुनोगे, x का न्यूनतम मान क्या होगा? न्यूनतम मान क्या होगा ये हमें बताना है। देखो भाई ध्यान दे लो, हमने कहा इफ ए नंबर, ये हमें एक नंबर दिया हुआ है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4 देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x। ये हमें बताना है कि अगर कोई संख्या है वो 4 से विभाजित है तो x का न्यूनतम मान बताओ। देखो सबसे पहली बात तो मेरी ये समझ लो आप कि x एक अंक है, x क्या है? अंक है, और जो अंक होते हैं ना वो 0 से लेकर कहाँ तक हो सकते हैं? 9 तक हो सकते हैं। यानी बात ये याद रखेंगे कि जो ये x है ना, ये एक सिंगल डिजिट नंबर है, मतलब एक अंक की संख्या है। एक तो हमें ये याद रखना है, एक अंक की संख्या है, मतलब कभी भी भाजकता के नियमों में अगर बीच में यहाँ गायब आता है कुछ, कई बार x की जगह स्टार आ जाता है या कोई और सिंबल आ जाता है, तो हमसे कहेगा x का मान बताओ। तो आप एक बात तो हमेशा याद रखना कि x का मान ना 0 से लेके 9 तक इनमें से ही कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं कि x की जगह 10 रख दो, 12 रख दो, 15 रख दो, तो ऐसे तो फिर अनंत मान पॉसिबल हो जाएंगे ना, फिर ऐसे नहीं रख सकते, है ना। x की जगह भाई एक बीच में से कोई अंक तो गायब है, कोई संख्या थोड़ी गायब है, बीच में से एक अंक गायब है। चलो भाई, हमें बताया गया कि ये नंबर किससे डिवाइड है? 4 से। 4 का भाजकता का नियम होता है कि संख्या के अंतिम के जो 2 अंक है ना, यानी जैसे ये x है और ये 6 है, ये विभाजित होना चाहिए किससे? 4 से। 4 का भाजकता का नियम होता है कि संख्या के अंतिम के जो 2 अंक हैं वो विभाजित होने चाहिए किससे मेरे भाइयों? 4 से। अब एक बात आप मुझे बताओ,
अगर अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होने चाहिए तो x की जगह वैल्यू रखना पड़ेगा कोई ना कोई हमको। अब मुद्दा क्या है, सुनो मेरी बात आप, मुद्दा ये है कि x का न्यूनतम मान पूछा है तो शुरुआत भी न्यूनतम से करो। आप 0 रख के देखो, पहले 0 पे सेटिस्फाई हो जाए क्या पता। अगर 0 पे नहीं होता है तो 1 रख के देखो, 1 पे नहीं होता तो 2 रख के देखो, ऐसे आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर अधिकतम मान पूछता ना तो पहले मैं 9 रख के देखता, अधिकतम पूछता तो अधिकतम रख के देखो, न्यूनतम पूछेगा तो न्यूनतम रख के देखो, सिंपल सी बात है। देखो मेरे भाई, ये x है हमारे पास, x की जगह सबसे पहले मैंने 0 रख के देखा, x की जगह सबसे पहले मैंने 0 रख के देखा, और यहाँ पे तो 6 है ही, क्या 0 6 में 4 का भाग जाता है? आप कहोगे सर नहीं जाता। x की जगह मैंने 1 रख के देखा, आगे 6 है, क्या 16 में 4 का भाग जाता है? आप कहोगे सर जाता है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो x है वो सेटिस्फाई कर गया किस पे? 1 पे। x का न्यूनतम मान कितना आ गया? आप कहोगे सर x का न्यूनतम मान यहाँ पे ना 1 आ गया। बताओ सहमत हो? x की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। क्लियर है कि नहीं, बताओ आप भाई। अच्छा सुनो, अगर पूछता है x का अधिकतम मान बताओ, तो मेरी बात सुनो, हमारे पास नंबर है x और 6, डिवाइड कराना है 4 से। अगर मुझे यहाँ पे इसका अधिकतम मान बताना है तो भाई अधिकतम मान के लिए सबसे पहले आप क्या रखो? 9 रख के देखो, 9 आगे 6 है, ठीक है भाई, 9 आगे 6 है, डिवाइड करके देखा हमने 4 से, तो आप देख सकते हो 96 में तो 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, चला जाता है। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 9 हो जाती। कब हो जाती? अगर हमसे कौन सी वैल्यू पूछी जाती मेरे बच्चों? अगर हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती ना तो आंसर क्या आता? 9 आ जाता। अगर हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती तो, क्योंकि हमसे मिनिमम वैल्यू पूछी गई है इसलिए आंसर क्या आएगा? 1 आ जाएगा। 1 पे भी सेटिस्फाई कर रहा है। कई बार ये कह देता है कि x की ऑल पॉसिबल वैल्यूज बताओ, मतलब x के सभी संभव मान बताओ, तो अपने को और भी रख के देखने पड़ेंगे। जैसे 1 पे सेटिस्फाई कर गया, 3 रखोगे 36, 36 में भी जाता है, 5 रखोगे 56 हो जाएगा, 56 में भी जाता है, 7 रखोगे 76 हो जाएगा, 76 में भी जाता है, 9 रखोगे 96 हो जाएगा, उसमें भी जाता है। तो x के यहाँ पे कई मान हो सकते हैं। x का मान यहाँ पे 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। मिनिमम पूछेगा तो आंसर 1 आएगा, मैक्सिमम पूछेगा तो आंसर 9 आएगा। समझ में आया? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा। मान लो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि यदि कोई भी संख्या है, एक नंबर आप लोगों को गिवन है, एक संख्या दे रखी है 5728 5728 4x, ये आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। आपसे मैंने कहा भाई किससे विभाजित है? 4 से विभाजित है, ये नंबर 4 से विभाजित है, ठीक है। तो x का अधिकतम मान क्या होगा? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। अधिकतम मान, अब की बार कौन सा मान पूछा है मेरे दोस्त? अधिकतम मान पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे बतानी है, जो बड़ी सिंपल सी बात है उसी को आप लोग फॉलो करोगे। और ध्यान दो, हमने यहाँ पे सीखा, हमने यहाँ पे क्या सीखा? 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि किसी भी संख्या के, मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे, 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा ये कहता है कि आप किसी भी संख्या के अंतिम के 2 अंक जो हमारे होते हैं, ठीक है भाई, किसी भी संख्या के अंतिम के 2 अंक जो हमारे होते हैं वो डिविजिबल होने चाहिए। किससे डिविजिबल होने चाहिए? 4 से, ऐसा ही कहता है। अब बात सुनो आप, अब की बार x का मान बताना है, मान मैक्सिमम बताना है, तो ध्यान दे आप, 4 तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा, x की जगह मैक्सिमम 9 रख सकते हो, और मुझे बताओ 9 रखोगे तो भाग जाएगा क्या? अरे लास्ट में विषम संख्या आ जाएगी तो 4 का भाग वैसे ही नहीं जाएगा, तो विषम तो रख के ही मत देखो, सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है। तो भाई कोई बात नहीं, 9 पे सेटिस्फाई नहीं किया, मैंने कहा यार x की जगह 8 रख के देखो, x की जगह क्या रख के देखा? 8, और मैंने भाग दे के देखा, चला गया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि x की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है यहाँ पे? 8, 8 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अगर आपसे पूछता है यहाँ पे कि x की मिनिमम वैल्यू बताओ, तो हम 0 से शुरुआत करते, और जैसे ही आप यहाँ पे 0 रखते तो मेरे दोस्त ये हो जाता 4 और 0 यानी 40, और 40 में भी 4 का भाग जाता है, तो x की वैल्यू 0 भी आ सकती थी अगर वो आपसे कौन सी वैल्यू पूछता भाइयों? अगर वो आपसे मिनिमम वैल्यू पूछता तो, ठीक है। अगर मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो 0 आंसर आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो कितना आंसर आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो 4 के बारे में हमने बात की, हम बात करते हैं 8 के बारे में। जैसे मान लो कोई नंबर आप लोगों को दिया हुआ है, कोई संख्या है, कोई नंबर है आप लोगों को दिया हुआ है, जैसे मान लो 5278
4 7x और यहाँ पे 6 है। आपसे कहा 8 से डिविजिबल है, 8 से विभाजित है। ये जो नंबर है 8 से विभाजित है, तो x का न्यूनतम मान क्या होगा? मिनिमम वैल्यू बतानी है। x का न्यूनतम मान क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे अपने को मिनिमम वैल्यू बतानी है। अब एक बात आप सुनो, अब की बार हमने डिविजिबिलिटी रूल किसका लिया है? 8 का। एक छोटी सी बात समझो, क्वेश्चन का मतलब समझो, दे रखा है कि इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 8 फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x, ये हमें बताना है। तो ये नंबर 8 से विभाजित है, x का न्यूनतम मान बताना है। 8 का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। 8 का नियम क्या कहता है? किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। हमसे न्यूनतम पूछा है, जब न्यूनतम पूछा है तो सबसे पहले x की जगह 0 रख के देखूंगा। बोलो सही है क्या? 0 रख के देखेंगे, भाग देके देखो, देखो 8 8 64, 6 बच जाएगा, आगे भी 6 है, भाग नहीं जाएगा। x की जगह 0 रखा नहीं गया, x की जगह 1 रख के देख लो, भाग दे के देख लो, 8 8 64, 7 बच जाएगा, आगे 6 है, 76 हो रहा है, नहीं जाएगा। कोई बात नहीं, 1 पे भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। x की जगह 2 रख के देख लो, 8 9 72, 6 में नहीं जाएगा, इस पे भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। x की जगह 3 रख के देख लो, भाग दे के देखो, 8 9 72, 1 बचेगा, आगे 6 16 जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x का यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है? 3 है। अगर मिनिमम बताना है तो क्या आ जाएगा आंसर? 3 आ जाएगा ना। 0 रखने पे भाग नहीं गया, 1 रखने पे भाग नहीं गया, 2 रखने पे भाग नहीं गया, 3 पे आ गया। अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछी होती तो हम उल्टा रखते, जैसे मैक्सिमम पूछता तो हम क्या करते? 7 और 6 तो है ही, x की जगह सबसे पहले मैक्सिमम यानी 9 रख के देखते, 8 का भाग दे के देखते। 8 9 72 होता है, 7 बचेगा, 76 में नहीं जाता, मतलब यहाँ पे 9 नहीं आ सकता। 9 नहीं आ सकता तो मैंने 8 रख के देखा, 8 9 72, 6 6 66 हो जाएगा, नहीं जाता, मतलब यहाँ पे 8 भी नहीं आ सकता। मैंने यहाँ पे 7 रख के देखा, तो 8 9 72, 5 बचा, आगे 6 है, 56 हो गया, 8 7 56, मतलब भाग चला जाएगा। तो x की अगर मैक्सिमम वैल्यू बताऊं मैं तो 7 आ जाता। अगर आपसे मैक्सिमम मान पूछता तो, अगर आप यहाँ पे x की मैक्सिमम वैल्यू बताओगे तो मेरे भाई आप सब भाई बताओ आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 7। क्लियर है कि नहीं बताओ? अच्छा, एक बात आप यहाँ से नोटिस करो कि कभी भी अगर बीच वाला अंक गायब हो, कौन सा वाला? बीच वाला। कभी भी अगर बीच वाला अंक गायब हो ना, तो जो ये x के मान आते हैं ना, ये 4 4 के गैप पे आते हैं, 4 4 के गैप पे। जैसे सुनो, मिनिमम 3 आया था ना, तो अगला आया 7। अगर यहाँ पे 1 आता ना तो अगला आ जाता 5, उससे अगला आ जाता 9, 4 4 के गैप पे। यहाँ पे 2 आ जाता तो अगला मान 6 आता। अब ऐसा मत सोचना अगला 10 आएगा, क्योंकि 10 नहीं आ सकता। 10 में कितने अंक आते हैं? 2, वो नहीं आ सकता। क्लियर है कि नहीं बताओ? एक ऐसा और एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, देखो ध्यान दो। जैसे मान लो आपको कोई संख्या दे रखी है, ठीक है, कोई संख्या है, आपको दिया हुआ है, भाई मैंने कह दिया यार 2 3 7 8 5 x 7 8, मान लो ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। मैंने आप लोगों से कहा यार 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है, तो x का संभव मान ज्ञात करो। संभव मान बताना है। क्या कह रहा हूं? इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 8 देन फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। x का मान क्या संभव हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि x का कोई मान आए ही ना। क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि x का कोई मान आए ही ना? तो x का क्या मान यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है, अपन चेक करते हैं। आइए मेरे भाई, अब की बार अधिकतम और न्यूनतम तो कहा नहीं है, हम जानते हैं 8 से डिवाइड करते हैं तो हम संख्या के अंतिम के 3 अंकों पे काम करते हैं। अंतिम का 3 अंक है x 7 8, और डिवाइड भी किससे कराना है? 8 से। सबसे पहले x की जगह आप 0 रख के देखो, 0 रख के देखूंगा तो ये 78 आएगा, 78 में भाग नहीं जाता है। जाता है क्या बताओ आप? इसका मतलब यहाँ पे 0 तो नहीं आएगा। 0 नहीं आएगा, 1 रख के देख लो। अरे मेरे भाई 0 नहीं आएगा तो क्या रख के देख लो? 1 रख के देख लो। 1 रखो, 8 दूनी 16, 1 बच जाएगा, आगे 8 है, 18, 18 में नहीं जाता, मतलब यहाँ पे 1 भी नहीं आ सकता। 2 रख के देख लो, 8 या 24, 3 बचेगा, आगे लास्ट में 8 है, 38 हो गया।
नहीं जा रहा। 2 छोड़ दो, 3 रख के देख लो। 8 चौके 32 होता है, 5 बचेगा, लास्ट में 8 है 58 हो गया, नहीं जाएगा। 4 रख के देख लो, 8 पंजे 40, 7 बचेगा, 78 हो गया, नहीं जा सकता। 5 रख के देख लो मेरे भाई 8 सत्ते 56 होता है, 1 बचेगा 18, नहीं जाएगा भाग, क्लियर है। 6 रख के देख लो, 8 अट्ठे 64, 3 बचेगा 38, नहीं जा रहा। 7 रख के देख लो मेरे भाई, 7 रख के देख लो, 8 9 72, 5 बचेगा, आगे 8 है 58 में नहीं जाता है। 8 रख के देख लो चाहे आप, 8 एकम 8, 78 बचा, 78 में 8 का नहीं जाता है। 9 रख के देख लो, 8 एकम 8, 1 बचेगा 17, 8 दूनी 16, फिर 1 बचेगा 18, नहीं जाता है। तो 0 से 9 तक हमने सारे मान रख के देखे मेरे भाई। हमने क्या किया, 0 से 9 तक हमने सारे मान रख के देखे, तो हमें ना x का ऐसा कोई मान प्राप्त नहीं हुआ कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। x का हमें ऐसा कोई मान प्राप्त नहीं हुआ जिसके लिए ये नंबर 8 से विभाजित हो जाए। कहने का मतलब है x की जगह चाहे आप कुछ भी रख लो जो तुम्हारा मन करे, ये नंबर कभी भी 8 से विभाजित नहीं हो सकता। आप जो चाहो x की जगह रख लो, लेकिन कभी भी ये नंबर 8 से विभाजित नहीं होगा, ये कन्फर्म है। ठीक है बात। चलिए देखो आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो एक संख्या और लिखते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया यहां पे मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है, ये नंबर में चेंज कर रहा हूं। देखो ध्यान देना, हमने कोई नंबर लिख दिया, आपने लिख दिया भाई कोई संख्या दे रखी है 724 9x, और यहाँ पे लिख दिया हमने लास्ट में 36, ये हमने लिख दिया। हमें बताना है क्या इसमें 8 का भाग जाएगा, तो x का संभव मान, मतलब x की जगह क्या आ सकता है। फिर से आइए अपना प्रोसेस चालू करते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, किसी भी संख्या के अंतिम के 3 अंकों में हम 8 का भाग देके देखते हैं। क्लियर बात। सबसे पहले x की जगह आप 0 रख के देखो, लास्ट में 36 है ही, तो देखो 36 आएगा, 36 में भाग नहीं जाता है, इसका मतलब ये हो गया कि भाई 0 तो नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, 1 रख के देखो, 8 एकम 8, 5 बचेगा, आगे 6 है 56, 56 में जाता है, इसका मतलब ये हो गया कि x का एक मान तो आ सकता है 1। क्या कोई और भी पॉसिबल है, चलो रख के देखते हैं। 1 के बाद मैंने 2 रख के देखा, 2 रख के देखा मेरे भाई, 8 एकम 8, 7 बच जाएगा, सॉरी 8 दूनी 16 होता है, 7 बच जाएगा, आगे 6 76 में नहीं जाता, मतलब 2 तो यहाँ पे नहीं आ सकता। कोई बात नहीं भाई, हमने 3 रख के देखा, ठीक है, हमने क्या रख के देखा, 3 रख के देखा, 8 चौके 32, 1 बचेगा, आगे 6 16 जा रहा है, मतलब x का मान 3 भी हो सकता है, x का मान 3 भी हो सकता है। कोई बात नहीं भाई, अब आप 4 रख के देख लो, x का मान 3 हो गया, अब 3 की जगह हटाओ, 4 रख के देखो, 8 पंजे 40, 3 बचेगा, 36 है, नहीं जा रहा, 4 नहीं आएगा। 5 रख के देखो, 8 सिंह 48, 5 बचेगा 56, मतलब जा रहा है, मतलब इसका मान 5 भी हो सकता है। तो आप सीक्वेंस भी देख सकते हो, 1 3 5, तो इसका मतलब 7 और 9 भी होगा। रख के देख लो आप, देखो भाई यहाँ से रख के देखो, 5 हटाओ, आप यहाँ पे 7 रख के देखो, 8 9 72, 1 बचेगा जाएगा। कोई बात नहीं, आप यहाँ पे 9 रख के देख लो, देखो 8 एकम 8, 1 बचेगा 13 हो जाएगा, 8 एकम 8, फिर 5 बचेगा, आगे 6 है 56 हो जाएगा, मतलब भाग जा रहा है। तो x के यहाँ पे ना ये सारे मान पॉसिबल हो सकते हैं, 1 से लेकर और कहाँ तक, 9 तक। अगर मिनिमम पूछता आंसर 1 आ जाता, और मैक्सिमम पूछता तो आंसर कितना आ जाता हमारा, 9 आ जाता। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। यहां तक किसी भी भाई को कोई डाउट है क्या, कन्फर्म हो सब भाई, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, हम 4 का और 8 का कुछ एग्जाम्पल कर रहे थे, आगे भी बढ़ेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा, बट साथ के साथ सीखते चलते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा, देखो ध्यान देना। क्वेश्चन अपना क्या है, क्वेश्चन है कि कोई संख्या दे रखी है आप लोगों को, कोई संख्या दे रखी है, क्या संख्या दे रखी है सुनो। मैंने कहा यार 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा चलता जा रहा है, और ये चलता जा रहा है हमारा कहाँ तक मेरे भाई, मैंने लिख दिया लास्ट में कि भाई ये चलता जा रहा है 18 19। ठीक है भाई, फिर आपसे कहा इस संख्या में 16 का भाग देने पर, इस संख्या में 16 का भाग देने पर शेष क्या आएगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, एक नंबर हमारे सामने है, हमने कहा इस नंबर में 16 का भाग देने पर क्या शेष आएगा,
अब एक बात सुनो आप, संख्या का सीक्वेंस क्या चल रहा है कि संख्या 1 से स्टार्ट है और संख्या कहां तक चल रही है, 18 19 तक चल रही है। मुझे बताओ ये पूरी की पूरी एक संख्या है? आप कहोगे सर बिल्कुल। देखो मेरे भाई, दो बात सुनो आप, दो चीजें हमारे पास होती हैं, एक तो होती है संख्या, नंबर बोलते हैं जिसको, एक होता है हमारे पास अंक। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2345, तो ये एक संख्या है, ये एक संख्या है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि इस संख्या में कितने अंक हैं, तो आप कहोगे 1 2 3 4। इस संख्या में कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। बात आई समझ में? तो सुनो, ये हमारे पास एक संख्या है, हम किसका भाग देना है? 16 का भाग देना है। 16 का भाग देके हमें बताना है कि शेष क्या आएगा। तो एक सिंपल सी बात मैंने आपको बताई थी कि कभी भी किसी संख्या में 16 का भाग देना हो तो समझ जाओ कि संख्या के अंतिम के 4 अंकों में ही 16 का भाग देना है। कभी भी किसी संख्या में आपको 16 का भाग देना है तो आपको कुछ नहीं करना, आप ये समझ जाओ कि संख्या के अंतिम के 4 अंकों में 16 का भाग देना है। इस संख्या के अंतिम 4 अंक क्या होंगे बताओ? आप देख पा रहे हो, सीक्वेंस आपको दे भी रखा है। अंतिम 4 अंक हमें मालूम चल गए, अंतिम 4 अंक हैं 18 और 19। तो कुछ नहीं करना, पूरी संख्या में भाग नहीं देना था, 18 19 में ही भाग दे लो, यहीं से हमारा शेष आ जाएगा। ठीक है भाई, आप 18 19 में भाग दे लो, यहीं से हमारा क्या आ जाएगा? शेष आ जाएगा। अब सुनो बात आप, 16 एकम 16 कितना बच जाएगा? 2, आगे 1 है 21 हो गया, फिर से 16 एकम 16 कितना बच जाएगा? 5, आगे 9 है 59 हो जाएगा। 16 या 48 होता है, 59 में से 48 जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 11। मैंने इसमें अंतिम 4 अंकों में 16 का भाग दिया। कभी भी ऐसा बड़ा नंबर कोई आपके पास आ जाए, आपसे कहे 16 का भाग दे के शेष बताओ, अंतिम के 4 अंकों में भाग दे लो, पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है। यही 16 का भाजकता का नियम होता है। क्लियर हो गई कि बात नहीं हो गई? इससे रिलेटेड एक बहुत प्यारा सवाल आता है, वो सवाल मैं आपको भी समझाऊंगा, थोड़ा सा रुक जाओ। इसी प्रकार का सवाल आएगा, लेकिन सब भाषा का खेल है, थोड़ी सी भाषा चेंज हो जाएगी, क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा पूरा का पूरा। मैं यही सवाल दोबारा लिखने वाला हूं, आप देखना उस सवाल में क्या अंतर आएगा। ये तो नॉर्मल लिख रखा है 1 से लेके 19 तक है, तो मैं समझ गया कि 19, अगर यहाँ पे 18 देता भी नहीं ना वो, तो भी मैं समझ जाता कि 19 से पहले 18 आएगा। अगर यहाँ पे 18 देता भी नहीं तो, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 तो मुझे पता है 17 18 19 आने वाला है लास्ट में। 16 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंतिम के 4 अंकों में ही 16 का भाग दो। अंतिम के 4 अंक कौन से हैं? 18 और 19 है। तो 18 और 19 में ही हमें 16 का भाग देना है, पूरी संख्या में 16 का भाग देने की हमें कोई जरूरत नहीं थी। क्लियर हो गई बात? अब जैसे मेरी बात समझना आप, है ना। मैंने एक सवाल लिखा, कुछ सवाल है कि आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 ऐसा चलता जा रहा है, और लास्ट में दे रखा है 19 अंक। आपसे कहा 16 का भाग देने पर, 16 का भाग देने पर शेष क्या होगा? 16 का भाग देने पर शेष क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, मेरी बात सुनो आप, हमने जो ये लास्ट क्वेश्चन किया है ना, ये वाला क्वेश्चन जो हमने किया है, इसमें 1 से लेके 19 तक लिख रहा है, कहा 16 का भाग देने पे शेष बताओ। ये जो हम प्रश्न कर रहे हैं ना, इसमें लिख रहा है 1 से लेके टोटल 19 अंक, 19 तक नहीं जा रहा है ये नंबर, 19 अंक हैं टोटल, 19 अंक, अंक लेने 19। जैसे समझना, अगर आप 1 से शुरुआत करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको पता है आगे 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, ऐसे ही तो आएगा। वहां रुक जाओ जहां 19 अंक हो जाएं। मैंने देखा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 19 अंक हो गए। संख्या तो ये एक ही है, लेकिन ये अंक कितने हो गए? आप कहोगे सर ये 19 हो गए। बताओ सहमत हो क्या? पिछला जो सवाल था ना, इसमें और इसमें अंतर देखो आप, ये तो नॉर्मल लिख रहा था 18 19 तक, अंक नहीं लिख रहा था वहां पे, लेकिन ये जो सवाल है ना, इसमें लिख रहा है मेरे भाई अंक।
कि 18 और 19 क्या हैं, अंक हैं, इतने 19 अंक हैं इसमें। तो 19 अंक तो 1 से 14 तक ही हो जाते हैं। इसका मतलब ये हमारी संख्या है, इसका मतलब ये हमारी संख्या है। 19 अंक तो यहीं तक हो जाते हैं। करना क्या है, सुनो, अंतिम के 4 अंक पकड़ो, 13 और 14, 16 का भाग दो और शेष निकाल लो। मैंने कहा, सॉरी गड़बड़ हो गया, अरे यार, अभी तो इससे काम चलाता हूं। देखो भाई, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा अंतिम के 4 अंक लेने हैं, 16 का भाग देना है और हमें शेष बताना है। तो अंतिम के 4 अंकों में भाग दिया, 16 अट्ठाई 128 होता है, 3 बच जाएगा 34 हो जाएगा, 16 दूनी 32 होता है, मतलब शेष कितना आ जाएगा, 2 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप 1314 में 16 का भाग दोगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। क्लियर है? या अब देखो, ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा हम क्यों नहीं कर पाएंगे, सुनो, ये तो 19 अंक हैं, अगर 119 अंक आ गए तो भाई अंक ज्यादा भी तो आ सकते हैं, तो ऐसे हम नहीं ढूंढ पाएंगे मेरे भाई। 19 अंक थे, कोई बात नहीं, आपने लिख लिया, दुख सुख पाके 19 अंक यहाँ तक होता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा अंक आएंगे तो अपने को तो क्या इसका पूरा कॉन्सेप्ट ही समझना पड़ेगा, इस तरीके से हम नहीं बता सकते। तो सुनना मेरी बात, मैं कह रहा हूँ या अपने को करना क्या है, जैसे अपने को दिया हुआ है बच्चों 1 2 3 4 ऐसा चलता जा रहा है, अपने को दिया हुआ है 19 अंक। देखो करना क्या है, एक बात बताओ, 1 से लेकर 9 तक अगर मैं जाता हूं, 1 से लेकर अगर हम 9 तक जाते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं भाई यहां तक कितने अंक हो गए टोटल, तो आप कहोगे सर 9 अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अगर मैं आपसे पूछूं ना कि यहाँ पे संख्याएं कितनी हो गई, तो आपका जवाब पता है क्या आएगा, सर संख्याएं भी तो 9 ही है, क्योंकि प्रत्येक संख्या 1 अंक की होती है। 1 से लेके 9 तक प्रत्येक संख्या 1 अंक की होती है। क्लियर हो गई बात? अब सुनो, अपने पास टोटल 19 अंक दे रखे हैं, 19 में से ना ये 9 अंक आप घटाओ, आप शेष अंक निकालो, आप शेष अंक निकालो। 19 में से 9 अंक अगर घट जाएगा तो आपके पास शेष अंक आ जाएंगे 10। अब मेरी बात सुनो आप, ये जो 9 अंक थे, इनमें तो 1 अंक की संख्या थी, 1 अंक की संख्या थी, पर अब यहां से आगे अपन चलेंगे ना तो संख्या कितने अंकों की आएगी, 2 अंकों की आएगी। भाई 9 से ज्यादा अगर हम आगे बढ़ेंगे, 9 से आगे हम अगर बढ़ेंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो 2 अंकों की आएगी कि नहीं आएगी, आप बताओ। जैसे 10 हो गया, इसमें भी 2 अंक होते हैं, 11 में भी 2 अंक होते हैं, 12 में भी 2 अंक होते हैं, तो अपने पास अंक बचे केवल 10, अपने पास अंक बचे केवल 10, और अपने को इसमें 2 अंकों की संख्या बतानी है। तो इन 10 अंकों में 2 अंकों की कितनी संख्या हो सकती है, 2 अंकों की संख्या। तो देखो ध्यान से समझना है मेरी बात, 10 में 2 का भाग दे दो, आप कह दो सर 5 हो जाएंगी। प्रत्येक संख्या में 2 अंक हैं, 5 संख्याओं में 10 अंक हो जाएंगे। अब एक बात बताओ, अगर मैं कुल संख्याओं की बात आपसे करता हूं कि भाई टोटल नंबर यहाँ पे कितने हैं, कुल संख्याएं, तो आप पता है क्या कहोगे, सर 1 अंक की हैं 9 संख्याएं, तो सही है, और 2 अंक की हैं 5 संख्याएं, मतलब टोटल संख्याएं हो गई हमारे पास 14। और 14 संख्याओं का मतलब होता है दोस्तों 1 से लेकर कहां तक का डाटा, 1 से लेकर 14 तक का डाटा, ये 14 संख्याओं का मतलब होता है। जैसे 50 संख्याएं लिखनी हो ना, 1 से 50, जैसे भाई 1 से 5 5 संख्याएं हो जाती हैं, 14 संख्याएं लिखनी है 1 से 14, तो आप समझ जाओ 14 से जस्ट पहले, 14 से जस्ट पहले नंबर किसका आएगा मेरे भाई, 13 का आएगा। तो मुझे बताओ क्या हमें इस संख्या के अंतिम के 4 अंक प्राप्त हो गए, 16 का भाग दे के शेष बताना है, तो अंतिम के 4 अंकों में 16 का भाग दे लो, शेष निकालो मेरे भाई। भाग हमने दिया, आपको मालूम है शेष कितना आ गया, 2। ये इस क्वेश्चन का पैटर्न है। अब देखो आप अपने हिसाब से स्टेप काट सकते हो, अपने हिसाब से आप स्टेप काट सकते हो। देखो मैं दोबारा एक बार समझा देता हूं, यहां पे उसने पहली बात तो अंक लिख दिया था, अगर ये अंक नहीं लिखता, केवल 19 लिखा आता ना, तो मैं समझ जाता 19 से पहले 18 आएगा। अगर अंक नहीं लिखता और केवल 19 लिखा आता, हम समझ जाते इससे पहले 18 आएगा, लेकिन उसने अंक लिख दिया तो 19 अंक तक ही जाना है, तो 19 अंक 1 से 14 तक हो जाते हैं।
लेकिन अपने को तो तरीका सीखना है, पैटर्न सीखना है, सवाल का पैटर्न क्या होगा। तो हम लोगों ने यहाँ से सीखा, आप इसको ध्यान से समझो। सवाल कह रहा है कि भाई 1 2 3 ऐसा कहाँ तक जा रहा है, ऐसा 19 तक जा रहा है। तो मेरे भाई देखो 1 से लेके 9 तक हम जानते हैं 9 अंक होते हैं। संख्याओं की बात करेंगे तो 1 अंक की संख्या होती है तो 9 ही संख्याएं भी हो जाएंगी। अब मुझे बताओ अगर मैं ये 1 अंक वाले अंक घटा दूं 19 अंकों में से तो 10 अंक बचेंगे, और इन 10 अंकों में प्रत्येक संख्या 2 अंक की होगी, और 2 अंकों की कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 5। तो 9 संख्याएं 1 अंक की थी, 5 संख्याएं 2 अंक की हैं, टोटल 14 संख्याएं हो गई। 14 संख्याओं का मतलब होता है 1 से लेके 14 तक का डाटा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में फिर 13 और 14 आएगा। भाई 14 से पहले 13 ही तो आता है, और अंतिम के 4 अंकों में ही 16 का भाग देके शेष बताना था, आंसर आ जाएगा। देखो एक बहुत प्यारा सा सवाल मैं आपको समझाता हूँ, एक बार बोर्ड पे फिर से ध्यान दो। मैंने कहा यार 1 2 3 4 5 ऐसा चलता जा रहा है। मान लो हमारे पास आ गया 97 अंक, मान लो हमारे पास ये आ गया, और मैंने कहा यार 16 का भाग देने पर, 16 का भाग देने पर शेष क्या होगा, 16 का भाग देने पर शेष क्या होगा। अब क्या था पता है, जैसे मान लो हमने ये लास्ट वाला क्वेश्चन किया, ये पिछला वाला, देखो बात सुनेंगे आप लोग, ये पिछला वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि 19 अंक दिया हुआ था, तो आपने 1 से 19 अंक लिख लिए। लेकिन मुझे आप खुद बताओ, क्या ये पॉसिबल हो सकता है 97 अंक तक लिख पाना? और अगर लिखोगे तो कितना टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, और एग्जाम में इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है, हमें टाइम ही तो मैनेज करना है भाई, अपना टाइम ही तो सेट करना है। तो उसके लिए हमें चीज़ों का लॉजिक सीखना पड़ता है। नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अगर अपन बेसिक से करें तो हल कर सकते हैं, बट कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। देखो आप स्मार्ट तरीके से अब आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है मजदूरी नहीं करनी है सवाल में, लिखते ही जा रहे हो लिखते ही जा रहे हो लिखते ही जा रहे हो। स्टेप भी काटना सीखोगे, इसी सवाल को एक लाइन में भी करना सीखोगे। एक बार शुरुआत हम कर रहे हैं, अभी हमारी कैलकुलेशन कमजोर है, उसको हमें सुधारना है, बहुत सारी चीज़ें कमजोर हैं। तो एक बार हम शुरुआत कर रहे हैं, एक बार चीज़ों को अच्छे तरीके से आप बेसिक से समझते चलो, धीरे धीरे चीज़ें बेहद आसान हो जाएंगी। जैसे समझो आप यहाँ पे सवाल में, भाई 97 अंक तक जाना है, आपको पता है। आप अगर देखो यहाँ पे, देखो भाई आप अगर गौर से देखो तो मैं कह सकता हूँ यार 1 से लेकर 9 तक जब हम चलते हैं ना, 1 से लेकर 9 तक हम चलते हैं ना, तो हमारे पास अगर अंक गिने जाए ना तो 9 होते हैं। और मैंने अभी आपको बताया, अगर मैं आपसे 1 से 9 तक संख्याएं पूछूं तो भी आप जवाब दोगे सर संख्याएं भी कितनी होती हैं, 9, क्योंकि प्रत्येक संख्या 1 अंक की ही तो होती है। 1 से लेकर 9 तक अगर हम चलें तो प्रत्येक संख्या 1 अंक की ही तो होती है। बताओ होती है कि नहीं होती? आप कहोगे सर हाँ। तो मेरी बात सुनो आप लोग, अब 9 के बाद अपन आगे अगर बढ़ते हैं तो आगे आएगा 10 11 12 13, और उनमें कितने अंक होते हैं? प्रत्येक संख्या में 2 अंक होते हैं। पहले आप ये देखो, हमें सवाल में टोटल अंक कितने दे रखे हैं, 97। अगर मैं उसमें से ये 1 अंक वाले अंक हटा दूं तो जो भी संख्याएं बचेंगी 2 अंकों वाली बच जाएंगी कि नहीं बच जाएंगी? तो आप एक बार ना शेष अंक निकाल लो कि शेष अंक यहाँ पे कितने बच जाते हैं, शेष अंक कितने बच जाते हैं। आप कहोगे सर टोटल हमारे पास 97 है, इनमें से 9 घटा दीजिए तो अपने पास कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। अपने पास कितना आ जाएगा भाई, 88 आ जाएगा। क्लियर है बात? अब मेरी बात सुनना आप लोग, अगर 97 में से 9 चला गया, 88 अंक हमारे पास आ गए है ना। अब इन 88 अंकों में कितने अंकों की संख्या प्राप्त होगी आपको? 2 अंकों की। अब 2 अंकों की कितनी संख्याएं प्राप्त होगी आप जानते हो? भाई एक बात बताओ, 88 अंक हैं, प्रत्येक संख्या 2 अंक की है, तो आप कितनी संख्याएं प्राप्त कर सकते हो? 44 संख्याएं प्राप्त कर सकते हो। 2 का भाग दे दो, सिंपल। 1 से लेके 9 तक 9 ही अंक थे, और क्योंकि प्रत्येक संख्या 1 अंक की थी तो संख्या भी 9 ही थी। लेकिन अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो प्रत्येक संख्या में 2 अंक होते हैं मेरे भाई। जब प्रत्येक संख्या में 2 अंक होंगे तो आपको पता है मेरे भाई शेष अंक बचे कितने हमारे पास, 97 में से 9 घटाओ आप, 97 में से 9 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। तो हमारे पास तो 88 अंक बच गए। तो अगर हमारे पास ये 88 अंक बच गए हैं तो 2 अंकों की इसमें कितनी संख्याएं हम लोग बना सकते हैं, ये भी तो हमें देखना है। तो हमने कहा कि 2 अंकों की हम लोग 88 अंकों में 44 संख्याएं बना सकते हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि भाई कुल संख्याएं कितनी हो गई,
कुल संख्याएं कितनी हो गई? तो आप पता है क्या कहोगे, सर 9 संख्याएं तो 1 अंक की थी, 44 संख्याएं 2 अंक की हो गई, और 9 और 44 अपने पास कितना आ जाता है? 53 आ जाता है। मतलब ये टोटल जो संख्याएं हैं ये कितनी है हमारे पास? 53, 53। टोटल संख्याएं कितनी हो गई? 53। अब 53 संख्याओं का मतलब जानते हो आप लोग? इसका मतलब है 53 संख्याएं अगर आपको लिखनी है ना तो 1 से लेके 53 तक चले जाओ, और 53 से पहले 52 भी आएगा, ये आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से। 1 से 53 तक 97 अंक हो जाएंगे, चाहे तो काउंट करके देख लेना आप लोग। बड़ी आसान सी बात है, कुछ नहीं करना, 16 का भाग देके शेष बताना है, अंतिम के 4 अंकों में भाग दे लो, अंतिम के 4 अंकों में भाग दे लो 16 का, काम बन जाएगा। शेष हम लोगों को बताना है, ठीक है? तो सुनो भाई गौर से, जैसे 16 तिया 48 होता है, 4 बचेगा, 5 है आगे 45 हो जाएगा, 16 दूनी 32 होता है, 45 में से 32 जाएगा, 13 आएगा, आगे 3 है 133 हो जाएगा। तो 16 अठा 128 होता है, 133 में से 128 अगर चला जाएगा तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा बताओ? 5। क्लियर है या नहीं है बताओ आप? यहाँ तक हमें किसी भी सवाल में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने यहाँ पे देखो हमारे डिविजिबिलिटी रूल सीखे थे, कौन कौन से सीखे? 2, 4, 8, 16, 32। तो इनके ऊपर मैं आपको अच्छे अच्छे पैटर्न भी समझा रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन भी समझा रहा हूँ साथ के साथ। प्रैक्टिस तो अपन करेंगे ही बहुत सारी, वो तो अलग है, प्रैक्टिस तो अपने को बहुत सारी करनी है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों को इनके एग्जाम्पल भी कर लेने चाहिए ताकि दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठ जाए। ये सवाल कितना प्यारा है, कितना अच्छा सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। इस तरीके के सवाल आ जाते हैं 1 से लेके 97 अंक तक। अब बच्चा सोचेगा यार 1 से 97 तक लिखना पड़ेगा क्या? मेरे भाई ऐसे लिखना नहीं होता है, चीज़ों का लॉजिक होता है। तो यहाँ पे अपने को प्रॉपर लॉजिक पता लग गया कि भाई ये लॉजिक होता है। तो इस प्रकार का कभी भी अगर आपके पास सवाल आएगा ना तो आप उसे कर सकते हो, और मैं एग्जाम्पल भी आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग ऐसा सवाल कर पाओगे। ठीक है भाई? तो ये 2, 4, 8, 16, 32 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया, इनका सीक्वेंस हो गया। ये सारे के सारे एक जैसे हैं, इसलिए हमने इनको एक साथ पढ़ा। अब जैसे 3 और 9, इन दोनों का जो भाजकता का नियम होता है वो भी एक जैसा होता है, तो अब हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है भाई? तो वो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही है ना। थैंक यू सो मच।